Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आपके सुबह को, खासकर आपके रविवार की सुबह को और बेहतर बनाने के लिए लेकर आए हैं इस हफ्ते का पूरा करंट अफेयर्स का रिवीजन आपके लिए, जो कि बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसे बोले तो साप्ताहिक करंट अफेयर्स भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस हफ्ते का करंट अफेयर्स है पूरा का पूरा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 20 मिनट में लगभग पूरा इस हफ्ते के करंट अफेयर्स को मैं रिवाइज करवा दूंगा। ओके, ताकि आपके लिए आसान हो। और साथ ही साथ इसका क्यूज भी हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर होगा, ग्रुप में भी होगा, जो आप लोग डायरेक्टली नीचे दिए गए लिंक, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए वहां से ज्वाइन कीजिए और जाके क्यूज भी लगाइए, ताकि और ज़्यादा पुख्ता हो जाए आपकी तैयारी। उम्मीद है कि इसके साथ साथ आपके एनटीपीसी की तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। यदि आप एनटीपीसी के एस्पायरेंट हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ हमारे चैनल पर एनटीपीसी के सीरीज आया हुआ है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जीएस सेक्शन में। तो आप लोग जाकर उसे भी देख सकते हैं। अब तक 24 सेट आ चुके हैं, तो आप लोग जाकर देखिए, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, अपने चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। और पहले प्रश्न पर बढ़ने से पहले फिर वही सारी बातें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सभी नए वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्रश्न को। प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो यह प्रश्न बहुत ही आसान तो नहीं मैं कह सकता हूं, क्योंकि इसकी रैंकिंग जो है हर एक साल हर एक समय बदलती रहती है। जैसे देखिए, 2018 में 103 इसकी रैंकिंग थी, 2019 में 102 रैंकिंग है और 2020 में इसकी रैंकिंग 94 है। ठीक है, तो 94 है, ज़्यादा नहीं, 107 या 105 कंट्री के बीच में इसकी रैंकिंग 94 है, जो कि खराब ही हम लोग कह सकते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स मतलब कि कितने लोग खा पाते हैं पूरे एक देश में, ये इसका रैंकिंग का मतलब हुआ। ठीक है, तो इससे पूछता है प्रश्न, सभी रैंकिंग से प्रश्न नहीं पूछता है, जो इंटरनेशनल संस्था है, जो महत्वपूर्ण संस्था है, उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोगों ने पहले प्रश्न को आसानी से समझ लिया होगा। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, पीएम मोदी किनके सम्मान में ₹100 का स्मारक सिक्का जारी किया है? आई होप कि यदि आपने 14 अक्टूबर वाली वीडियो देखी होगी तो इस प्रश्न को आसानी से कर पाए होंगे। यदि नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी से रिवाइज करवा दूंगा। पीएम मोदी विजय राजे सिंधिया के सम्मान में ₹100 का स्मारक सिक्का जारी किया है। जैसे किसी का 150वां बर्थडे होता है, कोई संस्था अपना 100 साल पूरा किया, या कोई संस्था अपना 75 साल पूरा किया, तो उसके याद में स्मारक सिक्का जारी किया जाता है। ठीक है, ताकि उसके याद को सहेजा जा सके। ओके, तो इनके याद में, विजय राजे सिंधिया के याद में ₹100 का स्मारक सिक्का जारी किया है। विजय राजे सिंधिया को ग्वालियर की राजमाता के रूप में भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ग्वालियर के राजमाता के रूप में जाना जाता है। यह आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि विजय राजे सिंधिया को कहाँ की राजमाता के रूप में जाना जाता है, तो ग्वालियर की। ठीक है, और विजय राजे सिंधिया जो थी, भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ठीक है, इतनी बातें हो गई दूसरे प्रश्न के लिए। अब हम लोग देखेंगे तीसरे प्रश्न को। देखिए, बेहतरीन खेल प्रदर्शन हुआ था। फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब जीता था। अच्छा, फ्रेंच ओपन 2020 जो था कहाँ हुआ था? ये तो फ्रेंच है, तो पेरिस में ही होगा। फ्रेंच ओपन 2020 ये एक ऐसा टूर्नामेंट था जिसमें दर्शकों को अनुमति दी गई थी। ये जाइए आप लोग जाकर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 70% के लगभग दर्शकों को अनुमति दी गई थी। ओके, अब देखिए इसका रनर अप याद रखिएगा, क्योंकि रनर अप पूछता है। तो इसका रनर अप जो है नोवाक जोकोविच है। ओके, यह राफेल नडाल का 20वां ग्रैंड स्लैम है, जो मोस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा है। किनके साथ है ये आपको बताना है। फ्रेंच ओपन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, ये तो आपको पता होगा, जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और स्थान तो मैं बता ही चुका हूँ कि फ्रेंच ओपन है तो पेरिस में होगा। इस साल विंबलडन को छोड़कर बाकी सब हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुके हैं, यूएस ओपन हो चुके हैं, और ये फ्रेंच ओपन हो चुके हैं। ठीक है, ये सब के विनर कई बार बताए जा चुके हैं, रनर अप कई बार बताए जा चुके हैं, कौन से कोर्ट पर होता है ये भी बताया जा चुका है। तो ज़्यादा समय इस सब में वेस्ट नहीं करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फिर उसी से प्रश्न है फ्रेंच ओपन से ही। फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल, वो पुरुष एकल, ये महिला एकल। तो इसका खिताब किसने जीता है? तो इग स्वितेक जो पोलैंड की है, इन्होंने फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब जीता है।
रनर अप जो है सोफिया केनिन है। देखिए याद रखना पड़ेगा कि कौन कहाँ की है, जैसे कोई भी 4-5 ही तो प्लेयर है जिसके आपको देश याद रखने हैं और वो ही बराबर जीतते हैं, कभी राफेल नडाल, कभी नोवाक जोकोविच, ठीक है, ये सभी जीतते हैं ज़्यादा। अगले प्रश्न को देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा बहुत बार हो चुकी है। अगला प्रश्न, इस वर्ष के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, तो प्रश्न उसी से है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई 2020 में, यह किसे दिया जाएगा। तो देखिए पॉल आर मिलग्रोम, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन, ये दोनों को 2020 में अर्थशास्त्र नामित किया गया है, अर्थशास्त्र के नोबेल से। यदि आप लोग नोबेल प्राइज के शॉर्टकट का वीडियो देखना चाहते हैं कि ट्रिक उसमें क्या क्या दिया गया है, कैसे हम लोग आसानी से याद रख लें, तो इसके लिए जाइए, आप लोगों को लिंक नीचे मिल जाएगा, जाकर आसानी से देख सकते हैं। ऐसे हम लोग इसको याद करने की कोशिश करेंगे। पॉल आर मिलग्रोम, देखिए पॉल आर मिलग्रोम, मिलग्रोम से मिल उठाइए, मिल मतलब कारखाना होता है मिल, और रॉबर्ट से रोबोट उठाइए, रोबोट। तो जिस देश में बहुत सारे मिल और बहुत सारे रोबोट होंगे वह देश बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा ट्रिक था, कोई खास ट्रिक नहीं था। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को ऑक्शन थ्योरी को और बेहतरीन बनाने के लिए, नीलामी के सिद्धांत को और बेहतरीन बनाने के लिए, उसमें नए तरीकों की खोज के लिए इस बार का नोबेल मिला है, ठीक है। किसमें? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। आप लोग यदि ध्यान दिए होंगे तो पिछले वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के प्रयास के लिए भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी को इनकी पत्नी एस्टर डुफ्लो एक और थे, उनके साथ नोबेल से सम्मानित किया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखते रहिए आप लोग। हम लोग छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है, फ्लीट अवार्ड फंक्शन FFF 2020 में कैपिटल शिप श्रेणी में श्रेष्ठ जहाज पुरस्कार किसने जीता है। जिस तरह से आईफा होता है अवार्ड फिल्मों के लिए, तो उसी तरह जहाज़ों के लिए फ्लीट अवार्ड फंक्शन होता है। तो इसमें सह्याद्री जो जहाज़ था यह 2020 में कैपिटल शिप्स श्रेणी में श्रेष्ठ जहाज पुरस्कार जीता है, ठीक है। और एक थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए कि भारतीय नौसेना जहाज एरावत और किल्तान ने संयुक्त रूप से बेस्ट स्पिरिटेड शिप पुरस्कार जीता, ठीक है। जिस तरह से मैंने अभी भी बताया आईफा अवार्ड होता है या जी सिने अवार्ड्स होता है, बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं फिल्म जगत के क्षेत्र में, तो उसी तरह इसमें भी अवार्ड हुआ। उसमें जिस तरह से बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है, तो उसी तरह से इसमें बेस्ट स्पिरिटेड शिप और कैपिटल शिप्स में बेस्ट ऐसा अवार्ड मिलता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि FFF में मेन इंपॉर्टेंट यही है कि FFF में कैपिटल शिप श्रेणी में श्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार किसे मिला? सह्याद्री को मिला। ओके, बहुत ही आसान सा प्रश्न नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, सातवें प्रश्न को, हाल ही में किस पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान का निधन हो गया। तो आप लोगों ने कार्ल्टन चैपमैन का नाम सुना होगा, ये पहले भारतीय फुटबॉल टीम के एक बार कैप्टन भी रह चुके हैं। इनका निधन हो गया, शायद 48 वर्ष के ये थे, ठीक है। कोरोना से नहीं हुआ है, लेकिन इनका निधन हो गया। याद रखिएगा, कार्ल्टन चैपमैन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न है, T20 में 10,000 रन बनाने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी कौन बन गया है। T20 में अभी तक 3 आदमी को ही 10,000 रन पूरा हुए हैं, क्रिस गेल, किरण पोलार्ड और एक और हमारा ये एशियाई शोएब मलिक, ठीक है। तो ये कुमार संगकारा, MS धोनी, विराट कोहली, ये सब अभी बहुत पीछे हैं। तो शोएब मलिक का T20 में 10,000 रन पूरे हो गए हैं। सबसे पहले क्रिस गेल को, उसके बाद पोलार्ड को। अच्छा, आप लोग को ये पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि कल जब पंजाब का मैच चल रहा था IPL में, तो उसी वक्त क्रिस गेल सिर्फ चौकों छक्कों से 10,000 रन पूरा लिए T20 में। ओके, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ विकसित किया जाएगा। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ घटना होती है, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब में कोई घटना होती है तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो आप लोग आसानी से याद रखिएगा, आसानी से या जैसे भी हो याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। तो प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश में नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ विकसित किया जाएगा। तो होलोंगी में। ये आप ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा। ओके, अब बाकी अरुणाचल प्रदेश की फैक्ट्स आपको मैं नहीं दूंगा, उसमें बहुत सारा समय लगेगा, जो कि हमारे पास उतना है नहीं। आपको संडे को एंजॉय भी करना है ना। ओके,
अगले प्रश्न को देखिए, 10वां प्रश्न है, किस देश ने बलात्कार की सजा के रूप में मौत की सजा को सर्वोच्च सजा के रूप में शामिल करने का मसौदा पारित किया है और यह पारित भी हो चुका है अब? तो बांग्लादेश बहुत बेहतरीन कदम उठाया कि भाई कोई बलात्कार करोगे, कोशिश भी ऐसा करोगे तो चलो आपको फांसी की सजा मिल जाएगी। बहुत बेहतरीन है। डर होना चाहिए लोगों में, अपराधियों में डर होना चाहिए, तब अपराध करना कम करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन कदम है। मैं तो चाहता हूँ भारत भी ऐसा पारित कर दे बिल, ऐसा संशोधन कर दे कि भाई कोई भी जब भी बलात्कार के जुर्म में पकड़ा जाए, यदि उस पर सही साबित हो गया तो उसे फांसी की सजा मिल जाए। ओके, बहुत बेहतरीन फैसला है बांग्लादेश सरकार द्वारा, शेख हसीना जी। अगले प्रश्न को देखिए, chess.com 2020 चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? तो निहिल सरीन chess.com 2020 चैंपियनशिप के विजेता बने। तो देखिए बहुत सारी चेस प्रतियोगिता भी ऑनलाइन चल रही है कोरोना के कारण, तो आपको बहुत सारे चेस प्रतियोगिता में ऑनलाइन का भी नाम आएगा। ओके, तो ये सब आपको याद रखने की जरूरत है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं कि मैं ज़्यादा कुछ बताऊँ। अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए यह प्रश्न उसी से मिलता जुलता है जो पहले हो चुका है। प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के साथ सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने की बराबरी की है? तो आप लोगों ने राफेल नडाल का नाम सुना होगा। राफेल नडाल ने सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने की बराबरी की है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके साथ। और किसके साथ? सबसे पहले 20, दोनों 20-20 जीत चुके हैं, राफेल नडाल, रोजर फेडरर। रोजर फेडरर तो शुरू से ही जीत चुके हैं 20, और राफेल नडाल इधर आकर 20 जीते हैं। और राफेल नडाल के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूं, इन्हें किंग ऑफ क्ले कहा जाता है। ठीक है, ये 100 फ्रेंच ओपन में ये 100 मैच जीत चुके हैं, तो बहुत ही बेहतरीन बात है इनके लिए। सबसे हार्ड होता है क्ले कोर्ट पर खेलना, और इस पर ये किंग है उसके। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरुष के जन्मदिन के अवसर पर 15 अक्टूबर को छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में, विश्व छात्र दिवस एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मोत्सव पर। एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता होगा भारतीय। ये एक ऐसे व्यक्ति थे, सच्चे मुसलमान थे, ये बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, इन्हें पूरा देश पूजता था, पूरा विश्व इन्हें जानता था। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति तो बहुत कम ही आते हैं। और ये लिखा हुआ है कि यह दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके और उनके प्रयासों के लिए सम्मान देता है। ये सब सारी बातें छोड़िए, आपको याद रखना है कि एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ है? 15 अक्टूबर को। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा कीजिए, कमेंट कीजिए कि यह एपीजे अब्दुल कलाम का कौन सा जन्मोत्सव है, मतलब कैमा वर्ष इनके जन्म का। ओके, आप लोग आसानी से ये सब बातें कमेंट कीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर ₹75 का स्मरणीय सिक्का जारी करेंगे? ये देखिए फिर एक स्मरणीय सिक्का, स्मारक सिक्का जारी किया जा रहा है। किसके लिए? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सभी बातें हो चुकी थी। यदि आपने उस दिन की वीडियो देखी होगी जिस दिन यह प्रश्न कराया गया था, आपको बस इस प्रश्न को मैं रिवाइज करा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है 15 को। ओके, तो और इसी दिन मोदी जी ₹75 का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब देखिए 15वें प्रश्न को देखिए। जिस तरह से गूगल पे आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो उसी तरह भारत पे ने बहुत सारे क्रिकेट स्टारों को, 11 क्रिकेट स्टारों को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। उसमें बहुत सारे आपके जाने पहचाने चहेते क्रिकेटर भी मिलेंगे। आप लोग ऐड देखिएगा, बराबर आपको ऐड दिखता मिलेगा। ठीक है, तो भारत पे ने एक साथ 11 क्रिकेट सितारों को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है, अपनी एक ड्रीम टीम बना ली है। ओके, अगले प्रश्न को देखिए। इसमें ज़्यादा कुछ बताने का था नहीं। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किनके आत्मकथा का विमोचन किया है? तो आप लोग बाला साहब विखे पाटिल का नाम अवश्य सुने होंगे, तो इन्हीं के आत्मकथा का विमोचन किए हैं मोदी जी। ठीक है, अच्छा, इनके आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनके आत्मकथा का शीर्षक है देह बिचवा करनी। अर्थ इसका क्या है कि एक न एक काम के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना। ये जो डॉक्टर पाटिल थे, बाला साहब विखे पाटिल थे, ये बहुत बार लोकसभा के सदस्य के रूप में कार्य किए थे, और 2016 में 84 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किनकी आत्मकथा का विमोचन किया है बाला साहब विखे पाटिल को, क्योंकि विमोचन मोदी जी किए थे, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। ओके,
ये देखिए एक सुरंग बनाई जा रही है नॉर्थ ईस्ट में। प्रश्न है कि रक्षा मंत्री ने किस राज्य में नेचीपू सुरंग की आधारशिला रखी है? तो रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में नेचीपू सुरंग की आधारशिला रखी है। तो यह सुरंग महत्वपूर्ण है। सुरंग क्यों बनाया जा रहा है? आप लोग बराबर सुन रहे होंगे कि कोई ये सुरंग अटल सुरंग, जोजिला सुरंग, ये फिर नेचीपू सुरंग, बहुत सारे सुरंग बन रहे हैं। क्यों बन रहे सुरंग? तो भाई सुरंग बनने के बहुत सारे फायदे हैं। नॉर्थ ईस्ट में खासकर हिमालय वाले रीजन में बहुत सारे बर्फ बढ़ते हैं। बर्फबारी के दिन में क्या होते हैं कि सड़क ढक जाता है, ठीक है, भूस्खलन हो जाता है, ऊपर से पहाड़ खिसक के आ गया, रोड पर आ गया तो रास्ता जाम हो गया, तो ये सब बातें हो जाती है। तो सुरंग बनने से यही फायदा होता है कि आपका कभी भी संपर्क टूटेगा नहीं, आपकी ट्रैवलिंग आसान हो जाएगी, और बरसात के दिन हो या फिर बर्फबारी चल रही हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके सड़क पर कभी मलबा नहीं आएगा। तो ये सारी बातें हो गई, इसीलिए सुरंग बन रही है। और आपको याद रखना है कि नेचीपू सुरंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, अब भारत विश्व का सबसे लंबा सुरंग, भारत का सबसे लंबा सुरंग आप लोग बोल सकते हैं अटल सुरंग का इनॉग्रेशन हो चुका है मोदी जी के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसी दिन मोदी जी द्वारा 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। ठीक है, तो और मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा नहीं, बस एक बात जान लीजिए कि खाद्य और कृषि संगठन 1945 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित और लॉन्च किया गया था। देखिए इसी के स्थापना दिवस पर ही 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, और 75 साल पूरा किया है, इसलिए 75 रुपये का स्मारक सिक्का मोदी जी जारी करेंगे। ठीक है, करेंगे क्या, कर चुके हैं। अगले प्रश्न को देखिए, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? तो भारत तीसरा स्थान पर है। तो देखिए किसके किसके बाद, चीन अमेरिका के बाद भारत जलवायु आपदाओं के मामले में तीसरे नंबर पर है। चीन में करीब 600, अमेरिका में 467 और भारत में 300 से ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई है। भारत में तो बहुत सारे क्षेत्रों में बाढ़ आ जाना वर्षा के दिनों में आम बात है। असम में बाढ़ आ जाता है, इस बार आप लोगों ने देखा होगा असम बिहार बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा था। अच्छा, साथ साथ चक्रवात आते रहते हैं, पिछला साल फानी चक्रवात आया था, इस साल अम्फान चक्रवात आया था। तो ये सब चक्रवात ही थोड़ा सा इसी में प्राकृतिक आपदा में ही ऐड किया जाता है, जान माल की काफ़ी क्षति होती है। खैर अब तो बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं बचाने की, कोई भी यदि आपदा आए तो हम लोग आसानी से डिटेक्ट कर पाएँ और थोड़ा सा सतर्क हो जाए। आपदा को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन सतर्क होकर जान की संपत्ति, जान माल को कम कर सकते हैं, जान माल की क्षति को। ठीक है, तो बस यही बातें थी। अगले प्रश्न को देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण की मंजूरी दे दी है? पंजाब सरकार ने 33% महिला आरक्षण की मंजूरी दे दी है। बिहार सरकार की बात करें तो ये बहुत पहले ही 33% आरक्षण दे चुकी है महिलाओं को। तो इस प्रश्न में और ज़्यादा कुछ बताने की बात नहीं है, बस इतनी बातें आपको याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत को किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो ISA का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हाँ विश्व सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इसके अध्यक्ष को फ्रांस के साथ अध्यक्षता के साथ चुना गया है 2 साल के लिए। ठीक है, ISA की स्थापना इंडिया ही किया था। ओके, तो इसमें जितने UN में सदस्य हैं उतने ही सदस्य इसमें भी हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। फिर से रीइलेक्ट हो गया है भारत, किसके साथ? फ्रांस के साथ। ओके, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ऑस्कर विजेता और सिनेमा जगत की जानी मानी किस कॉस्ट्यूम डिजाइनर का निधन हो गया है? तो आप लोगों ने भानु अथैया का नाम अवश्य सुना होगा। इन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनर के फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस फिल्म के लिए? गांधी फिल्म के लिए। तो ये आपको फिल्म का नाम भी याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न भी आपसे बनेंगे। ठीक है, खासकर NTPC में देखिए, यदि एक दिन में 3 सेट हो रहे हैं तो हर सेट में एक तीसरे से, एक दूसरे से मिलता जुलता सवाल पूछेगा। जैसे पूछेगा कि भारत में सबसे पहला ऑस्कर विजेता कौन है? तो भानु अथैया। किस फिल्म के लिए मिला था? तो गांधी के लिए। किस वर्ष मिला था? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। उस दिन बताया गया था बहुत डिटेल से, आपको ये कमेंट करके बताना है कि किस दिन मिला था। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इनके बारे में बताना नहीं है। भानु अथैया को आप लोग अवश्य जानते होंगे। अगले प्रश्न को देखिए, किस देश ने दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपीवा कोरोना तैयार की है? पहली कोरोना वैक्सीन जारी किया रूस, स्पुतनिक वी, आप लोगों ने नाम अवश्य सुना होगा। उसके बाद यह एपीवा कोरोना नामक वैक्सीन तैयार की है।
अभी देखिए फाइनली कोई वैक्सीन ऐसा नहीं बन चुका है ट्रस्टेड कि हाँ भाई चलो अब इससे कंट्रोल हो रहा है, अब सब जगह फैला जाए। जब तक, अब तो उम्मीद है कि अगले साल ही आएगी। देखिए अब कोरोना का केस बढ़ रहा है, सिर्फ हम लोगों में डर कम हो गया है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आप लोग, अभी नवरात्र का समय चल रहा है, कुछ दिन बाद दुर्गा पूजा का आप लोगों में हो सकता है कहीं मेला लगे कहीं ना लगे, ऐसे लगना तो नहीं चाहिए लेकिन लगेगा ही। ठीक है, हम लोग ढीठ हैं, सुनेंगे नहीं, तो छोड़िए उन सारी बातों को। आपको बस सतर्क रहना है, घर पर रहना है, माता की पूजा अर्चना घर से ही करनी है। ओके, यदि आप लोग हमारी बात मानेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आपको परीक्षा देना है, आपको अभी पूरा जिंदगी जीना है। ओके, अगले प्रश्न को देखिए, भारत INS सिंधुवीर को किसकी नौसेना को वितरित करेगा? तो भारत INS सिंधुवीर को म्यांमार की नौसेना को वितरित करेगा। यह 1 किलो क्लास की पनडुब्बी है। अच्छा, जब यह म्यांमार को दे देगा तो दक्षिण पूर्व एशियाई देश में म्यांमार की यह पहली पनडुब्बी होगी। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। और म्यांमार की बातें में बहुत सारी फैक्ट है म्यांमार के बारे में, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से। यदि आप लोगों ने उस दिन वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को अवश्य पता होगा इन सारी बातों के बारे में। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, किस देश के राष्ट्रपति ने विवादित चुनाव पर विरोध के चलते इस्तीफा दे दिया है? तो किर्गिस्तान के राष्ट्रपति ने विवादित चुनाव पर विरोध के चलते इस्तीफा दे दिया है। कौन राष्ट्रपति थे? सोरोनबे जेनबेकोव। नाम उनका बहुत ही अजीब टाइप का है, लेकिन उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, सोरोनबे जेनबेकोव। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दिया हूँ। किस लिए इस्तीफा दे दिए? तो एक विवादित संसदीय चुनाव को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद। ठीक है, ये सोचे कि चलो भाई हम इस्तीफा दे देते हैं तो इसकी अशांति खत्म हो जाएगी, ये जो अशांति चल रही है देश में। ओके, अच्छा, किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा सा जानते रहिए। नवनियुक्ति हुआ था शकीर जपरोव। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अभी CHSL की एग्जाम चल रही है तो उसमें रूस के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया था। देखिए CHSL का एग्जाम जो होना चाहिए था मार्च में, लेकिन हो रहा है अब, लेकिन प्रश्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो एक बार प्रश्न सेट हो गया था मार्च के समय में, वही प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग 2019 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करके जाइएगा, और जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है CHSL का, उनको ऑल द बेस्ट, जाइए बढ़िया से करके आइए। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के अवसर पर हाथ धोना रोको कोरोना नामक कैंपेन लॉन्च किया है? बहुत ही बेहतरीन कैंपेन है कि हाथ धोते जाइए, कोरोना को रोकिए। ठीक है, हाथ धोइए समय समय पर, सैनिटाइज करते रहिए, कोरोना खुद ब खुद रुकेगा। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसी काम करते रहती है, कुछ ना कुछ कैंपेन लॉन्च करते रहती है। महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए एक और 6 महीने का कैंपेन कल ही लॉन्च की है उत्तर प्रदेश सरकार। तो बहुत सारी बातें करते रहती है। उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स है जो बहुत बार आपको बताया जा चुका होगा। यदि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आपको याद भी हो गया होगा। हम लोग अपने 27वें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रोजगार एवं श्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अच्छा, अतिरिक्त प्रभार कब दिया जाता है? या तो वो मंत्री साहब नहीं रहे, या तो वो इस्तीफा दे दिए, ऐसी कोई घटना होती है तभी अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। खासकर यदि देखिए, यदि भारत में प्रधानमंत्री है तो वो कोई विभाग में यदि कोई मंत्री को सेलेक्ट नहीं किए तो जितना विभाग बचा हुआ है सबके अतिरिक्त प्रभार प्रधानमंत्री के पास ही रहता है। ठीक है, ऐसी विडंबना है, ऐसी पहले से ही चली आ रही है। ओके, अगले प्रश्न को देखिए, शायद हमारा ये लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न है कि विशाल बी शर्मा को हाल ही में किस संगठन में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो यूनेस्को में विशाल वी शर्मा को भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ठीक है, यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा बात जानते रहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर यूनेस्को का फुल फॉर्म जानिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी खोज 4 नवंबर 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है, बाकी ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद नहीं रखना है। तो आई होप दोस्तों कि ये रहा हमारा रिवीजन करंट अफेयर्स का। मुझे आशा है कि आपको रिवीजन अच्छा लगा होगा, और जल्दी से हम लोगों ने इस हफ्ते के टॉप 28 प्रश्न को आसानी से कर चुके हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फालतू का प्रश्न नहीं लिया गया है। प्रश्न यदि मैं लेना चाहता तो इसमें करीब 60 से 70 प्रश्न बन जाते, लेकिन नहीं, उतना ज़रूरत नहीं है आपके लिए। टॉप 28 या 28 से 30 प्रश्न ही आपको याद रखना है। फिर अगले हफ्ते में मिलूंगा आपसे वीकली करंट अफेयर्स रिवाइंड का वीडियो लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा। जय हिंद, पढ़ते रहिएगा। शिवम साइनिंग ऑफ।